देखिए आज का हम लोग का टॉपिक है प्रतिबिंब है, ठीक है। प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब क्या होता है उसको थोड़ा सा नोट में लिख लो। लिखिए, किसी बिंदु से चलने वाली किरणें, किसी बिंदु से चलने वाली किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु से चलने वाली किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है, या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस नहीं मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को पहले वाले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। उस बिंदु को पहले वाले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। आप ध्यान देखिए, प्रतिबिंब के प्रकार, प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है, एक आभासी प्रतिबिंब होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है? आपतित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण, परावर्तित या अपवर्तित किरण दोनों ध्यान देना। परावर्तित किरण, ठीक है, आपतित किरण और परावर्तित किरण या अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, ठीक है। किसी बिंदु पर मिलती है, जब आपतित किरण और परावर्तित किरण किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती है, तब उस बिंदु पर बनने वाले प्रतिबिंब को हम लोग कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक। इसका क्या नियम होता है? वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, हमेशा ध्यान देना। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है? हाँ, सदैव उल्टा होता है, उल्टा होता है। और दूसरा बात ध्यान देना, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक। और तीसरा बात इसमें और ध्यान देना, वास्तविक प्रतिबिंब को संतत रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को या ऐसे लिखो, उसको आरेख में वास्तविक प्रतिबिंब को संतत रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इतना कर लो, अभी मैं सब समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक और प्रतिबिंब क्या होता है? आपतित किरण और परावर्तित किरण किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं
उस बिंदु पर बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, और वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है सदैव उल्टा होता है। और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। अब आरेख में वास्तविक प्रतिबिंब को संतत रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। संतत रेखा को सोचते हो ना, ये संतत रेखा है, ये क्या है, असंतत रेखा है या कटी लाइन। समझ में आया? ये कौन सी रेखा है? संतत रेखा। ये क्या है? असंतत या कटी लाइन। ठीक है, डायग्राम जब इसका खींचेंगे तो उसमें वास्तविक प्रतिबिंब को ऐसे, आभासी को इस तरीके से ना, इसको नोट कर लो, तभी मैं सब बता रहा हूँ। हाँ देखिए, आभासी प्रतिबिंब में क्या होता है, आपतित किरण परावर्तित किरण किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, तब उस बिंदु पर बनने वाले प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसमें नोट क्या है, आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। और तीसरा है, आरेख में आभासी प्रतिबिंब को कटी रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे हम जो है कुछ प्रतिबिंब बना देते हैं, उसको देखिए ध्यान से। हाँ देखिए, यह एक समतल दर्पण है। ठीक है, कौन सा दर्पण है? हाँ, समतल दर्पण है। ठीक, अब समतल दर्पण के सामने जब हम खड़े होते हैं तो हमारा प्रतिबिंब कैसे बनता है उसको देखो। जैसे मान लीजिए ए बी आप हैं, क्या है? आप लोग है। आप में से कोई भी, सब लोग अपना अपना हो सकते हैं। ठीक है, मैं ए बी हूँ और आप लोग भी ए बी है। ठीक है, तो प्रतिबिंब बनाना है तो सारे बिंदु से, मतलब सारे बिंदु से किरणें चलती है ना, सारे बिंदु से किरणें चलती है। लेकिन प्रतिबिंब बनाने के लिए आरेख में हम सारा बिंदु यहाँ से लेके ऐसे किरण लेके चलेंगे तो हमारा डायग्राम खराब हो जाएगा, मतलब उसको हम नहीं समझ पाएंगे। ठीक, हम क्या करते हैं, इसमें हम दो बिंदु लेते हैं, एक ए वाला लेते हैं, एक ए वाला। इसका प्रतिबिंब जहाँ बनेगा और इसका प्रतिबिंब बनेगा जहाँ। ठीक है, और इन दोनों के प्रतिबिंबों के बीच में इन सब बिंदुओं का भी प्रतिबिंब बनेगा। नहीं समझे क्या? मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। जैसे इसका प्रतिबिंब यहाँ बन गया और इसका प्रतिबिंब यहाँ बन गया। ठीक है, तो बीच वाले प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इन्हीं दोनों बीच में बनेगा ना। इसीलिए मैं एक नीचे लेता हूँ, एक ऊपर लेता हूँ। नीचे का प्रतिबिंब और ऊपर का प्रतिबिंब बन गया तो बीच के जो बिंदु होते हैं उनका भी प्रतिबिंब उन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच में अपने आप बन जाता है। नहीं समझे? मैं फिर से समझाऊं। जैसे देखो, यह ए बी है, इसमें ढेर सारा बिंदु है, अनंत बिंदु है। तो अनंत बिंदु से मैं किरण लेके जाऊंगा तो अनंत किरण होगा। जब अनंत किरण होगा, दर्पण से जब परावर्तित होगा तो उसका जो डायग्राम हम बनाएंगे चित्र यहाँ पर, तो अस्पष्ट हो जाएगा। अस्पष्ट मतलब कि स्पष्ट नहीं रहेगा, तो उसको हम अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, एक नीचे से बिंदु लेते हैं, एक ऊपर से लेते हैं। एक नीचे से लेते हैं बिंदु, एक ऊपर से लेते हैं। ऊपर वाले का प्रतिबिंब मान लीजिए यहाँ बन गया, कहीं भी बन गया, मान लीजिए यहाँ बन गया ऊपर वाले प्रतिबिंब। नीचे वाले प्रतिबिंब यहाँ बन गया। इसके बीच में जितने भी बिंदु होंगे तो उसका भी प्रतिबिंब इन्हीं के बीच में आएगा। बात समझ में आया आप ना? हाँ, इसीलिए जो है, जैसे मेरा प्रतिबिंब बनाना है तो एक यहाँ से किरण भेजिए, पैर से भेजिए। ठीक, बात समझे ना? और यहाँ का जहाँ प्रतिबिंब बनेगा वो, और फिर नीचे का बनेगा वो, और उसी के बीच में मेरे पूरे शरीर का प्रतिबिंब होगा। बात समझ में आया? तो मैं यही कहना चाहता था। अब जो समतल दर्पण से मैं कैसे प्रतिबिंब बना रहा हूँ, समतल दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनाते हैं हम लोग। एक किरण यहाँ से चला बी से, ठीक, दर्पण के मध्य बिंदु पहुँचा। मध्य बिंदु पहुँचने के बाद क्या होगा, परावर्तित हो जाएगा। जितना यह कोण होगा उतने कोण से यह क्या हो जाएगा, परावर्तित हो गया।
परावर्तन में कोण बराबर होता है, आई बराबर आर, आई आई लिख दिए, ठीक है। और एक किरण यहाँ से लंबवत गया पृष्ठ पे, जब लंबवत गया तो क्या होगा, ये वापस हो जाएगा, हो जाएगा नहीं। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए दो किरण लेते हैं, एक बिंब से कितने किरण को भेजते हैं, दो, एक को मैं यहाँ से भेजा, एक यहाँ से, ठीक है। अब देखो ये तो इधर गया, ये इधर गया, समझ में आया ना। तो ये वाला किरण और ये वाला किरण इधर मिलेंगे, दिमाग लगाओ, इसको मैं और आगे बढ़ाया, इसको ऐसे आगे बढ़ाया, नहीं मिलेंगे ना। तो जिधर मिलेंगे हम उधर चलते हैं, इसको पीछे बढ़ाइए, इसको भी पीछे बढ़ाइए, तो यहाँ मिले, ठीक है। इधर अगर मिल जाते तो वास्तव में मिलते, तो मैं इसको ड्रा कर देता सतत लाइन द्वारा। इधर नहीं मिले, दर्पण के पीछे मिल रहे हैं, दर्पण के पीछे कटी लाइन द्वारा हम लोग इसको मिलाते हैं जबरदस्ती, तो यहाँ मिले ना। तो क्या होगा, बी डैश ए डैश इसका प्रतिबिंब हो गया। तो समतल दर्पण में जितना वस्तु की लंबाई होता है उतना प्रतिबिंब की लंबाई होता है। जितना यहाँ से वाली दूरी होती है, जितने दूर पे वस्तु होती है उतना दूर पीछे दर्पण में, उतनी दूरी पीछे उसका प्रतिबिंब बनता है, समझ में आया। तो जैसे में एग्जाम्पल इसको लिख लो अच्छे से, इसका आरेख खींच लो। हाँ, अब बारी आता है दर्पण, क्या आता है, हाँ, दर्पण की परिभाषा लिखिए अच्छे से, बोले। हाँ लिखिए तो, बोले। ऐसा सतह जो प्रकाश के किरणों का अच्छे तरीके से परावर्तन करता है, प्रकाश के किरणों का अच्छे तरीकों से परावर्तन करता है, उसे दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। अब एक बात ध्यान देना, अभी तक दर्पण मैं बोलता हूँ तो तुम लोग के दिमाग में बस वही आता है कांच, शीशा ना। अब आज के बाद से समझ लो, दर्पण कोई भी परावर्तक सतह हो सकता है जिसमें मेरा चेहरा स्पष्ट दिखाई दे। जैसे एक ठो फर्श होता है, जैसे एक ठो फर्श होता है, उस पर खड़े हो जाएंगे, उसमें भी चेहरा बहुत अच्छे से दिखता है ना। जो चम्मच होता है उसमें भी चेहरा अच्छे से दिखता है, तो चम्मच भी दर्पण है, और वो फर्श जिस पे हम लोग अपना चेहरा देख सकते हैं वो भी दर्पण है, समझ में आया। जो प्रकाश किरणों का अच्छी तरीके से परावर्तन करे वही दर्पण होता है। दर्पण कांच का भी हो सकता है और किसी अन्य पदार्थ का भी हो सकता है, ठीक। जैसे में लिख लो, स्टील का चम्मच, ठीक। और क्या होता है, लाल ऑक्साइड का लेप लगा हुआ कांच, लेप लगा हुआ कांच। देखिए कांच पे क्या होता है, जैसे कांच है उसके पीछे हम हाथ रख के अपना मुंह देखेंगे तो नहीं दिखेगा, क्योंकि हमारा हाथ जो है प्रकाश का अच्छी तरीके से परावर्तन नहीं करता है, उसमें हमारा हथवा दिखेगा। नहीं समझे क्या। जैसे पंजा है, कांच के पीछे ऐसे रखकर हम अपना मुंह देखेंगे ना, ये पंजवा ही दिखेगा, हमारा मुंह नहीं दिखेगा। क्यों, क्योंकि यह अच्छा प्रकाश का परावर्तन सतह नहीं है, यह प्रकाश का अच्छी तरीके से परावर्तन नहीं कर पाता। जो वस्तु प्रकाश का अच्छी तरीके से परावर्तन करे उसको हम दर्पण कहेंगे, समझ में आया। और देखो जैसे कभी वो जो सीमेंट का फर्श वर्श बना रहता, टाइल्स वाइल्स लगा रहता अच्छा सा, और वहाँ खड़े हो जाए उसमें भी तुम्हारा मुंह दिखेगा, दिखता है अच्छे से तुम्हारा चेहरा,
पूरा स्पष्ट दिखता है तो भी दर्पण है। क्या है? हाँ, तो दर्पण क्या होता है? दर्पण जरूरी नहीं है कि कांच का ही हो, किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु दर्पण हो सकता है, बशर्ते वह प्रकाश का अच्छी तरीके से परावर्तन करे। बात समझ आया ना? हाँ, आदि लिख लो। हाँ, ध्यान से देखिए, दर्पण के प्रकार, दर्पण के प्रकार, दर्पण दो प्रकार का होता है। कई प्रकार का होता है? हाँ, यह दो प्रकार का होता है। पहला समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। हाँ, तो देखिए, समतल दर्पण क्या होता है? परावर्तक सतह, प्रकाश का परावर्तन इधर से होता है। परावर्तक सतह कैसा होना चाहिए? समतल। ये क्या है? पेंट किया गया है, कोई कांच का है, हम यहाँ कांच लिए हैं। क्या लिए हैं? हाँ, कांच लिए हैं। इधर लाल ऑक्साइड का लेप है, लाल ऑक्साइड का लेप लगा हुआ है, और चांदी का कलई करके लाल ऑक्साइड का लेप लगा दिए हैं, और इसका परावर्तक सतह इस तरीके से इस तरफ से प्रकाश का परावर्तन होगा। इस तरफ से ना प्रकाश का परावर्तन इधर से होगा, और ये परावर्तक सतह कैसा है? समतल है। समतल है, इसीलिए हम इसको समतल दर्पण बोलेंगे। ठीक, अच्छा, तो लिख लो, जिसका परावर्तक सतह समतल हो, जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल हो गया यहाँ पर उसका। और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। क्या होता है? हाँ, गोलीय दर्पण का मतलब क्या होता है? जिस दर्पण का परावर्तक सतह वक्राकार हो। कैसा हो? वक्राकार, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। लिख लो। तो गोलीय दर्पण के प्रकार, गोलीय दर्पण के प्रकार, यह दो प्रकार का होता है। एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा क्या होता है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, ठीक है, ध्यान से समझ लो। पहले क्या था? दर्पण था। पहले क्या था? तो दर्पण दो प्रकार का, एक समतल दर्पण और दूसरा क्या? गोलीय दर्पण। यह दो प्रकार का हो गया, अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। समझ में आया ना? तो अवतल दर्पण हम लोग जो है इसके बारे में चर्चा करते हैं। अवतल दर्पण की परिभाषा क्या होता है? चले, ध्यान से देखिए, जो हम कांच का दर्पण बनाते हैं कैसे बनाते हैं? कांच का एक अच्छा सा जो है खोखला गोला लेते हैं। कैसा गोला लेते हैं? खोखला गोला का मतलब समझते हो? बीच में खाली रहता है ना। एक किसका होता है? कांच का। कोई बच्चा बात नहीं करेगा। कांच का खोखला गोला होता है। ठीक, अब हम क्या करते हैं? कांच काटने वाली मशीन से इसको काटते हैं। क्या करते हैं? हाँ, इसको जो है मान लीजिए ऐसे हम काट दिए। ठीक है, अब काटने के बाद ये वाला भाग मैं आप लिख दिया, बना लिया, लिख नहीं लिया, बना लिया। ये वाला भाग हम यहाँ पे ले लिए। लेने के बाद क्या करेंगे? ध्यान से देखिए, अगर उभरे हुए भाग पर चांदी की कलई करके लाल ऑक्साइड का पेंट पोतेंगे तो हमारा अवतल दर्पण तैयार हो जाएगा। हमारा अवतल दर्पण तैयार हो जाएगा। फिर से समझ लो, कांच का खोखला गोला लेते हैं, कांच काटने वाली मशीन से इसको काटते हैं। काटने के बाद उभरे वाले पृष्ठ पर
चांदी का कलई करके लाल ऑक्साइड का पेंट लगाएंगे तो जो हमारा निकाय प्राप्त होगा वह अवतल दर्पण प्राप्त होगा। क्या होगा? हाँ, तो अवतल दर्पण में परावर्तक सतह दबे हुए पृष्ठ से होता है। किधर से होता है? हाँ, प्रकाश इधर से, इधर प्रकाश इधर से नहीं आ पाएगा क्योंकि इधर क्या है, परावर्तक पृष्ठ, मतलब यहाँ प्रकाश नहीं आ पाएगा ना। प्रकाश का परावर्तन दबे हुए पृष्ठ से होता है। किधर से होता है? दबे हुए पृष्ठ से होता है यहाँ पर। ठीक है, इधर पूरा जो है अपारदर्शी है। ठीक है, अपारदर्शी प्रकाश का परावर्तन किधर से होता है? दबे पृष्ठ से। दबे हुए पृष्ठ से होता है, तो उस दर्पण को हम लोग अवतल दर्पण नाम दिए। ठीक है, अगर मान लो इसी को काट कर फिर यहाँ पर रखते, यही वाला भाग अगर मान लो मैं ले लिया पुनः, ठीक है, ये वाला भाग अगर हम चांदी की कलाई इस तरफ करके और परावर्तक लाल ऑक्साइड का पेंट इस तरफ मतलब लगा दिए, ठीक है, तो प्रकाश किधर से आएगा? इधर से आएगा और भरे हुए पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होगा, तो यह उत्तल दर्पण तैयार हो गया। क्या हो गया? तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं? जब प्रकाश का परावर्तन दबे हुए सतह से हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। जब प्रकाश का परावर्तन भरे हुए सतह से हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। समझ में आया? इसको लिख लीजिए अच्छे से।